नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आया था उसके लिए। और अभी अब मैं सारी वीडियोस कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं हम। अब आज हम ये जो कहानी लेके आए हैं, ये कफन कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। और यह यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है। इसके अलावा ये कहानी आपको अन्य भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। तो उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आएगी। इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। संपूर्ण कहानी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम। और सभी जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, समीक्षात्मक तथ्य हैं, उन्हें हम आपको दिखाएंगे, उन्हें एक एक करके बताएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये जो कहानी है कफन, यह मूल रूप से 1935 ईस्वी में लिखी गई उर्दू में, ठीक है। इसके लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। हम कह सकते हैं कि हम मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी ही नहीं है, बल्कि यह इनकी सबसे अधिक विवादास्पद कहानी है। इस पे बहुत ज़्यादा लेखकों में मतभेद हुए हैं। इसके बहुत से एक तरह से कह सकते हैं दलित चिंतन को भी लेकर ये कहानी है। ये पहले हम देखते हैं। हिंदी में चांद्र पत्रिका के अप्रैल 1936 अंक में भी यह प्रकाशित हुई। यह हिंदी ही नहीं संभवतः भारतीय कहानियों की सबसे चर्चित, विवादित और विवेचित कहानी मानी जाती है, ठीक है। इस पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट कथन है, आप नोट कर लीजिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि कफन कहानी की विशेषता यह है कि इसमें मनोवैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ एक कठोर सामाजिक वास्तविकता भी चित्रित हुई है, ठीक है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि यह कहना चाहिए कि सामाजिक चिंतन के अंतर्गत ही मनोवैज्ञानिक छायाचित्र उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कहानी है कफन, यह मनोवैज्ञानिकता को आधार बनाकर लिखी गई है। कहानी की मूल संवेदना क्या है, अगर हम उसकी बात करें, मूल संवेदना की बात कर लेते हैं, फिर इस कहानी के कथानक की थोड़ा सा सारांश की बात कर लेंगे। बाकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के लास्ट में लिंक में दिख जाएगी, आप वहां से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मूल संवेदना क्या है। आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्रवधू और पत्नी के कफन के लिए एकमात्र चंदे के धन को भी शराब पीने में व्यय कर डालता है। और अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए वह समाज के ही रीति रिवाजों को कोसता हुआ कहता है कि कैसा बुरा समाज है कि जिसे जीते जी तन ढकन को कपड़ा नहीं मिला, चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने के बाद कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जलकर राख ही तो हो जाता है, क्या ज़रूरत है ऐसे कफन की। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि हम मार्मिक दृष्टिकोण अगर हम देखें तो इसमें मतलब मानवीयता भी नहीं है। पारिवारिक मोह की बात छोड़ो, यहाँ मानवीयता का सा भी लगाव नहीं है। वो दोनों इतने ही ज़्यादा शराब में व्यस्त हो जाते हैं। दो पात्र हैं, जैसा हमने बताया, मुख्यतः दो पात्र हैं, घीसू और उसके पुत्र माधव। दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से आते हैं, ठीक है। ये दोनों मजदूर हैं, किसान नहीं हैं। दोनों ही एक नंबर के आराम तलब हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं, बदनाम हैं। और सबसे ज़्यादा तो इनका शराब पीने की आदत है। घीसू और माधव का चोरी से आलू खाना उस समय जब माधव की पत्नी प्रसव वेदना से मरणासन्न थी, मरने की अवस्था में थी, और दोबारा उन दोनों का शराब की दुकान पे ताड़ी पीना, जो पैसे कफन में चंदे में मिले थे कफन के लिए, उसको भी कफन न खरीद कर पी जाना, एक बहुत ही मर्मपूर्ण जीवन स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक तरीके से हम कहें कि इस कहानी के बारे में प्रेमचंद ने घीसू और माधव की काम चोरी की प्रवृत्ति का कारण साफ करते हुए इस कहानी में एक जगह टिप्पणी दी कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज़्यादा अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। इस पे कुछ लोगों ने मतभेद भी किया है।
लेकिन ये एक तरह से सही है, क्योंकि उस समय ज़मींदारी व्यवस्था थी। किसानों की जो किसान रात दिन मेहनत करते थे, जब उनकी इतनी बुरी हालत थी, उनसे बेहतर वो लोग कुछ न करके रहते थे, तो उन्हें लगता था, ये मानसिक प्रवृत्ति हो जाती है इंसान में कि अगला इंसान जब इतना करके भी कुछ उसका नहीं हो रहा, तो मैं क्यों उतना करूं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर हम देखें आगे, अगला बिंदु देखते हैं। प्रेमचंद ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अत्यंत मार्मिक और कलात्मक ढंग से किया हुआ है। वे संवाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। उन्होंने अपने पात्रों के मनोभावों का चित्रण नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया हुआ है। अगर हम बात करें पात्रों की, तो इसमें जो संवाद हैं बहुत, देखिए यहाँ पे एक संवाद है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ माधव। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो फिर क्या कहता है माधव, अरे मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाएगा। मतलब परिस्थितियों को समझ करके, मतलब कोई मोह माया नहीं है, कोई मानवीय लगाव नहीं है। मतलब इतना अच्छा इन्होंने ये जो संवाद सूत्र यहाँ पे रचा हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग से। आगे अगर हम देखें तो उसमें यह एक वातावरण प्रधान कहानी है। वातावरण के सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से किया है कि यह कहानी जीवन की एक सच्ची घटना प्रतीत होती है। स्थान और परिस्थिति का यथार्थ बोध इसमें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। कहानी के आरंभ में ही बिंबात्मक वातावरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम सभी देख सकते हैं, झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं, और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज़ निकल रही है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। कितना बढ़िया वातावरण का चित्रण इन्होंने किया है। भाषा शैली भी इसकी सरल, सशक्त, सजीव है। प्रौढ़ता, परिपक्वता और सप्राणता पर्याप्त मात्रा में है। पात्रानुकूल भाषा शैली है। ठीक है। वातावरण के चित्रण में भाषा पूर्णता वर्णात्मक हो गई है। इस कहानी में भाषा की बिंबात्मकता सभी जगह हमें दिखाई देती है। अगर हम बात करें कहानी के उद्देश्य की, तो यहाँ यथार्थवादी आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद ले रहे हैं, और निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी दो जून की रोटी नहीं जुटा पाते, वहाँ घीसू और माधव के कामचोर हो जाने को मुंशी प्रेमचंद उचित मानते हैं। देखो, हमने पहले भी बताया आगे, प्रेमचंद ने जो कथन कहा था। यहाँ पे लेखक ने किसानों और मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उनका उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही गरीब व्यक्ति को किस स्तर तक वेदना शून्य, संवेदन शून्य और जड़ बन सकती है, यह भी घीसू और माधव के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर अवश्य बाध्य करेगी। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए, नामवर सिंह ने इस कहानी के संदर्भ में क्या कहा। नामवर सिंह कहते हैं कि कहानी पढ़ना शीशे में कूदने की तरह है। ठीक से नहीं पढ़े जाने पर शीशा भी टूटेगा और पढ़ने वाला भी घायल होगा। इसके साथ ही ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंद्रनाथ मदान ने इस कहानी को पहली आधुनिक कहानी कहा, और पांडे शशिभूषण सीतांशु ने इसे हिंदी की पहली उत्तर आधुनिक कहानी माना है। इसके अलावा अमरकांत कफन को केवल एक स्तर पर नहीं देखते। अगर वह एक स्तर पर कुर सामंती शोषण का प्रतीक है, तो दूसरे स्तर पर उसके अंतर्विरोधों को भी वे प्रकट करता है। मतलब वो कहते हैं कि एक दो स्तरीय है, एक स्तरीय नहीं है, दो स्तरीय यह है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस कहानी में किस तरह से एक बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण को दिखाया गया है। इसके साथ ही नंदकिशोर नवल ने कहा कि कफन कहानी में प्रेमचंद सामंती व्यवस्था के अलगाव और उसके परिणाम का चित्रण करते हैं। अलगाव में अनेक परिणाम हो सकते हैं, वे उनमें से एक परिणाम अमानवीयकरण को लेते हैं और उसे घीसू और माधव के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर बच्चन सिंह ने कफन को व्यर्थता बोध और आधुनिकता बोध की कहानी माना हुआ है। ठीक है,
ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। किन किन लेखकों ने कफन कहानी के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हुई हैं, ठीक है। एक और बिंदु रह गया है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें जो कफन कहानी है, यद्यपि अपनी बोधात्मक शिल्प में प्रस्तुत हुई है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो मात्र जीवन की विरूपता का निर्देश करना ही नहीं है। वस्तुतः प्रेमचंद इस कहानी में अपने समाज के भयावह रूप को भावना के स्तर पर, कह सकते हैं क्रमशः सांस्कृतिक ब्लैकआउट के स्तर पर ले जाकर खोलना चाहते हैं। इस थीम पर न जाने विश्व की कितनी कहानियां लिखी गई हैं, किंतु निर्माण की दृष्टि से जो रूप कफन में खुलता है वह शायद हम कहीं अन्य जगह नहीं देख सकते। कफन कहानी का जो अर्थ है वो कथा के स्तर पर नहीं खुलता, वो भावना के स्तर पर खुलता है, और उससे भी गहराई में संपूर्ण जो बुर्जुआ संस्कृति है, जो गरीब निर्धन लोग हैं, उनके स्तर पर खुलता है। इसके बावजूद प्रेमचंद ने मतलब इसका निर्णय बाकी लोगों पे छोड़ रखा है कि इस कहानी के संदर्भ में जैसे तमाम विवादित विचार हैं बहुत सारे लेखकों के, तो वो सोच सकते हैं। बुधिया को यहाँ पे बुधिया की ट्रेजेडी के रूप में दिखाया गया, उसके साथ कितना गलत होता है बुधिया के साथ, ये चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने कफन कहानी के द्वारा वस्तुनिष्ठ दृष्टि का परिचय दिया है और सामाजिक यथार्थ की सशक्त प्रस्तुति में सफलता पाई है। हिंदी कथा साहित्य में कफन कहानी जो है वो अपनी वस्तु और शिल्प की समृद्धि के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को पाई हुई है, ठीक है। तो यह जो कहानी थी कफन, इसकी हमने समीक्षा को देखा। आगे ये कहानी है, आप चाहें तो ये कहानी वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कहानी हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप बहुत से लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो उनकी सुविधा अनुसार हमने यहाँ पे कहानी डाल दिया है। अगर जिसको पढ़ना है वो वीडियो रोक करके कहानी पढ़ सकते हैं, और जिसको नहीं पढ़ना वो सिर्फ समीक्षा ही देख सकते हैं। इसके अलावा सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में कहानियाँ लगी हुई हैं, बाकी कहानियाँ हमने हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ यूजीसी नेट के सिलेबस से मैच करती हैं, तो वो सभी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। बाकी जो बचती हैं कहानियाँ वो भी धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारी अपलोड कर देंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और इतने दिन वीडियो ना अपलोड करने की वजह से हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। अभी वीडियो कंटिन्यू होगा, थोड़ी सा इस दिक्कत थी, और अभी वीडियो सभी अपडेट होंगे, सारी वीडियो कंटिन्यू अपलोड होंगी। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फर्स्ट पेपर के लिए जीएस के भी हमने कुछ टॉपिक को सोचा है अपलोड करने के लिए, तो हम जीएस का भी कुछ टॉपिक यहाँ पर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है वो भी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है आप सभी पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।